नामक गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। चंदू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। हैं? अरे नहीं, बारिश आने का तो समय हो गया है। पिछली साल भी धान की फसल अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी फसल अच्छी नहीं हुई तो पूरी साल बिना अनाज के रहना पड़ेगा माँ। ऐसे में हम क्या करेंगे? बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी खाली हाथ नहीं जाती है। ऊपर वाला सब देख रहा है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चलो माँ, ठीक है, मैं जरा खेत से होकर आता हूँ। चंदू, ओ चंदू, चंदू, ए चंदू। क्या है जगेंद्र भाई, क्यों बुला रहे हो? पूछ मत भाई, मुझे ना अभी तुरंत बाजार जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। तुम जरा मेरी जमीन खोद दो ना भाई, बताओ ना भाई, कर दोगे क्या? पर जग्गू भाई, मैं तो मेरी जमीन खोदने जा रहा था। अरे अपना कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद देना भाई। अगर मैं बाजार नहीं गया ना भाई तो मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आज मैं आपकी जमीन ही खोद देता हूँ। यह हुई ना अच्छे भाइयों वाली बात। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ भाई, तू अच्छे से काम कर देना भाई। चंदू को तो मैंने अच्छा बेवकूफ बना ही दिया। अब घर जाके मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। आहा, बड़ी नींद आ रही है। अरे ये क्या है, शाम हो गई है शाम। चलो मैं अब खेतों में जाकर देखता हूँ। चंदू ने आधी जमीन तो खोद ही दी होगी और मेरा काम तो हो ही गया होगा। अरे वाह, इस बेवकूफ ने तो मेरी सारी जमीन ही खोद डाली। अरे जगेंद्र भैया, आ गए क्या बाजार से? और आपका काम हो गया क्या? हाँ हाँ, वो तो हो ही गया और ठीक ठाक से हो गया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद मेरी जमीन खोदने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, तुम ना होते तो आज मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी परेशानी में तुम और तुम्हारी परेशानी में मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो कैसे पड़ोसी हैं हम? हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है पड़ोसी। हाँ ठीक है पड़ोसी, ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। चंदू बेटा, आकर खाना खा लो। उसके बाद खेतों में जाना और जल्दी ही वापस आ जाना। मुझे बहुत से काम है बेटा। ये ले, ये थोड़ा सा मैंने खाना बनाया है, खा ले बेटा, खा ले। अरे ये क्या है माँ, यह तो कल का खाना है आपके हिस्से का। आपने कल कुछ नहीं खाया था क्या? चंदू बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तो तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझ पे थोड़ा सा रहम कर। माँ का कष्ट अब मुझ पर देखा नहीं जाता है। हे भगवान, माँ का कष्ट, माँ का कष्ट अब मैं और नहीं देख पा रहा हूँ। बेटा, क्या सोच रहा है तू? माँ, क्या कभी मैं जीवन में रुपये पैसे का मुंह देख भी पाऊंगा? क्या कभी मैं एक बेटे होने का सुख भी दे पाऊंगा? आपको ऐसा काम करते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है माँ। सुन चंदू बेटा, हर चीज का समय होता है। जब समय आएगा ना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू कभी भी
पैसों के पीछे मत भागना, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना बेटा। और देखना बेटा, ऊपर वाला हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। चंदू फिर से अपने बैलों के साथ अपने खेतों की तरफ चल देता है। रास्ते में उसका पड़ोसी जगेंद्र फिर मिल जाता है। अरे ओ पड़ोसी, कहाँ जा रहा है भाई? वो क्या है कि ना आज जल्दी जल्दी अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मुझे चंपक चाचा के खेतों में भी हल चलाना है। अरे क्यों, चंपक तेरा पड़ोसी है क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना कि असल में चंपक चाचा बूढ़े हो चले हैं ना अब, इस वजह से ना वह खेतों में ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने ना मुझसे थोड़ी सी मदद मांगी है। अरे ओ बेवकूफ, यह सब तो उस चंपक चाचा की चाल है। वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहा है। सीधा और सच्चा बनकर जिया नहीं जा सकता है। तुमने कभी सीधी उंगली से घी निकलता देखा है? उंगली को तो टेढ़ा करना ही पड़ता है। सबकी मदद करने बैठ जाएगा तो तू तो हमेशा गरीब ही रहेगा। जाकर उससे मना कर दे, ये सब मुझसे नहीं होगा भाई। पिताजी की दी हुई जमीन में खेती करके जो कुछ मिलता है ना, उसमें और मैं और मेरी माँ किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। और फिर मेरी माँ ने भी तो कहा है कि सबकी मदद करनी चाहिए। जब समय आएगा ना, तब ऊपर वाला हमारी भी जरूर मदद करेगा। हाँ, मेरी माँ ने मुझे ऊपर वाले पर भरोसा करने के लिए कहा है। ठीक है ना तू? अब तू इसी भ्रम में ही रहना। बड़ा आया तू, ऊपर वाला मदद करेगा। जाकर कर ले मदद। माँ कभी भी झूठ नहीं कहती है। एक दिन ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा, तुम देख लेना। हाँ। इतना कहकर चंदू वहां से चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में पड़ने वाले मंदिर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ऊपर वाले, मेरी माँ बहुत दुखी है। क्या मुझे उसे खुश रखने का कोई अधिकार नहीं है क्या? मुझे थोड़े पैसे दे दो ना, जिससे कि मैं अपनी माँ को सुखी रख सकूं। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करो। अरे ये क्या, यह तो सुबह हो गई है और सुबह का सपना तो सच होता है, एकदम सच होता है। तो क्या ऊपर वाला मुझ पर ऊपर से पैसे फेंकेंगे क्या? माँ को थोड़ी सी खुशी तो दे ही पाऊंगा। माँ को बताता हूँ। माँ ओ माँ। क्या हुआ चंदू, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैंने सपना देखा कि ऊपर से सोने की मोहरें बरस रही हैं। सुबह का सपना है ना माँ? तुमने कहा था ना माँ कि सुबह का सपना तो सच होता है ना माँ? तो क्या सच में भगवान ऊपर से पैसे फेंकेंगे क्या? तुम तो कभी झूठ नहीं कहती हो ना माँ, तो फिर जरूर फेंकेंगे ना, है ना माँ? बोलो ना माँ। पागल लड़का, हाँ, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिलेगा। फिलहाल तो तू खाना खा ले। चंदू खाना खाता है और उसके बाद फिर से अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ चल देता है। मैं बनूंगा पैसे वाला। क्या हुआ है चंदू? बहुत ही ज्यादा गुनगुनाता हुआ जा रहा है। हाँ, क्या पैसे मिले हैं क्या? मिले नहीं हैं, पर मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? कहीं डकैती डालेगा क्या? अरे नहीं जगेंद्र भाई, मैंने एक सपना देखा है कि ऊपर आसमान से सोने की मोहरें गिर रही हैं मुझ पर। एकदम सुबह का सपना है ये, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। ठीक है ना भाई? ओहो, अच्छा भाई, तुमने भी सपना देखा है? मैंने भी तो सपना देखा है। जैसे जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही थी ना, वैसे ही मुझे भी जमीन के नीचे से सोने की मोहरें मिली हैं। फिर तो हम दोनों के सपने सच होने वाले हैं।
क्या बात है भाई, क्या बात है। अब तो हमारे भाग खुलने वाले हैं। चलो चलो, अब मैं चलता हूँ। कितना बड़ा बेवकूफ है। ऊपर से सोने की मोहरें। फिर चंदू अपने खेत जोतने लगता है। हल चलाते हुए अचानक उसे जमीन में कुछ टकराने की आवाजें आती है। अरे अरे, ये कैसी आवाजें हैं? मैं यहाँ की मिट्टी हटाकर देखता हूँ। जैसे ही वह मिट्टी हटाकर देखता है, सोने की मोहरों से भरा हुआ एक कलश मिलता है, जिसे देखकर जग्गू को जोगेंद्र का सपना याद आने लगता है। मैंने भी सपना देखा है। जैसे जैसे तुम पर ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही थी ना, वैसे ही मुझे भी जमीन से सोने की मोहरें मिली हैं। तो क्या ऊपर वाले ने जोगेंद्र का सपना पूरा कर दिया? ये घड़ा तो जोगेंद्र को मिला था, मुझे नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाके इस खजाने की खबर जोगेंद्र को दे देता हूँ। माँ ने कहा था ना, जब समय आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब अभी मेरा समय नहीं आया है, पर जरूर आएगा, मैं यह जानता हूँ। फिर चंदू जोगेंद्र के घर की तरफ को चल देता है। और कुछ ही देर में वह जोगेंद्र के घर पहुंच जाता है। जोगेंद्र भाई, ओ जोगेंद्र भाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है चंदू भाई? सुबह सुबह का सपना सच हुआ है क्या? ऊपर से मोहरे गिरी हैं क्या? नहीं जोगेंद्र भाई, मेरा सपना तो अभी पूरा नहीं हुआ है, पर आपका सपना जरूर सच हो गया है। मिट्टी के नीचे से एक घड़ा निकला है। जैसे तुमने सपना देखा था ना कि मिट्टी के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, वही सोने की मोहरें मिट्टी के नीचे से निकली हैं। इसलिए वो सब तुम्हारी हैं। देखो ना, सुबह का सपना तो सच हो गया है। हाँ, मेरी जमीन में वो घड़ा रखा हुआ है। तुम जाकर वो ले आओ भाई। ठीक है ना भाई, अब मैं चलता हूँ। चंदू ने ये क्या कह दिया? जमीन के नीचे से सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा? यह पागल है क्या, या पागल बना रहा है? जाकर देखूं क्या? पर उसने खुद क्यों नहीं लिया? उसने खुद नहीं लेकर मुझे दे दिया। कॉपी की भी हद होती है। जाता हूँ और जाकर देखता हूँ। चंदू उदास परेशान अपने घर पहुंच जाता है। क्या हुआ है बेटा, और खेतों से तू क्यों जल्दी चला आया है? वो क्या है ना माँ, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है माँ। क्या हुआ है, और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? एक दिन देखना, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जोगेंद्र तुरंत भागा भागा खेत में उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे जमीन में वो घड़ा दिखता है। अरे वाह, उस बेवकूफ ने तो सच में कहा था। यहाँ तो वाकई में खजाना गड़ा हुआ है। अच्छा ही है कि कुछ लोग बेवकूफ होते हैं। उसने अपनी जमीन से निकला हुआ खजाना मुझे दे दिया। जियो मेरे बुद्धू राम, तुम जीवन में कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। ऊपर वाला एक ही बार मौका देता है, तुम बस सपने ही देखते रहो। और मैं सोने की मोहरें ले जाता हूँ। घर ले जाने से पहले एक बार इन मोहरों को देख तो लूं, कैसी दिखती हैं सोने की मोहरें। अरे बाबा, ये क्या चीज है? ये तो मकड़ियां हैं। ये मम्मी रिटर्न की मकड़ियां यहाँ कहाँ से आ गई हैं? अरे ये कहाँ से आ गई रे? अरे बाबा रे, अरे बाप रे। अरे ये तो मेरा बुरा हाल कर देती। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो जहरीली मकड़ियां हैं। और ऊपर वाले ने आज मुझे तो बचा ही लिया। यह चंदू तो बहुत ही बड़ा शैतान निकला, मुझे फंसाना चाहता था। अभी रुक जा अभी। आज मैं तेरे छत से छेद करके ये जहरीली मकड़ियां तुम्हारे ऊपर से गिराऊंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अभी रुक, अभी रात तो होने दे। अभी देख ना, तुझे कैसा मजा चखाता हूँ मैं। रात हो जाती है। जागते रहो,
जागते रहो। जो भी सो रहा है जागते रहो। जगेंद्र चुपके से चंदू की छत पे जाकर बैठ जाता है और मौका पाते ही उस कलश को चंदू के ऊपर पलट देता है। माँ देखो ना, माँ देखो ना, ऊपर वाले का दान। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। मेरा तो सपना पूरा हो गया है माँ। ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। हैं? ये क्या, ये क्या? हे ऊपर वाले, क्या क्या इस घड़े के अंदर सोने की मोहरें थी क्या? ऊपर से सिर्फ मकड़ियां थी और सोने की मोहरें तो इसमें अंदर थी। हाय हाय रे हाय हाय। ऊपर वाले घड़े को उल्टने से पहले अगर जरा सा देख लेता, सिर्फ एक बार देख लेता तो मेरे हाथों में ये मोहरें आ जाती। हाय 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 रे। मैं गधा हूँ, मैं तो पूरा गधा हूँ, मैं तो पूरा घोंचू हूँ। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? गांव में चंदन नाम का लड़का अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। चंदन बहुत ही ज्यादा गरीब था और उसी गांव के सेठ के यहाँ वह काम करने जाया करता था। लालू सेठ उससे बहुत ही ज्यादा काम करवाता था, लेकिन उसे पैसे बहुत ही ना के बराबर देता था। अरे सुनती हो भाग्यवान, हमने जब से चंदन को रखा है हमारा तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। चंदन 4 आदमियों का काम अकेला ही कर देता है और मेरे भी 3 आदमी के पैसे बच जाते हैं। बहुत बढ़िया है मेरे लिए तो। अरे जब 3 आदमियों के पैसे बच जाते हैं तो चंदन को थोड़े और पैसे दे दिया करो। बेचारा कितना गरीब है, बूढ़े माँ बाप का अकेला ही तो सहारा है। इतने कम पैसे में पता नहीं उसका कैसे गुजारा होता होगा। अरे चंदन के तो बूढ़े माँ बाप हैं, वह घर का काम भी खुद ही संभालता है और यहाँ आकर वह हमारा खेती बाड़ी का भी काम देखता है। मुझे तो लगता है आपको थोड़े और पैसे देने चाहिए। आप उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा देते हो? अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसे ही नहीं, मैं लालू सेठ कहलाता हूँ। उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। उसमें अपना फायदा ज्यादा और दूसरे का नुकसान देखना पड़ता है। तुम्हें तो ये सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम्हारी बातें सुनने लगा तो तुम तो मुझे भिखारी बनाकर छोड़ दोगी। चंदन बेटे, आ गया तू। मैंने तुम्हारे लिए खीर पूरी बनाई है, जल्दी से जा और हाथ मुंह धो के आ और खाना खा, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माँ, तुम क्यों परेशान हुई थी? मेरे लिए क्यों बनाया था? मैं आकर खुद बना लेता ना। मैंने आपसे कितनी बार बोला है ना, आप घर के काम में हाथ मत लगाया कीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब रहती है और ऊपर से घर का काम करोगी तो और भी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपके लिए आराम करने के लिए बोला है। मैं हूँ ना माँ, मैं सब देख लूंगा। आज से आप कुछ काम मत कीजिए। बेटा तू कितना काम करेगा? दिन भर तो जमींदार के यहाँ काम करता रहता है और वहाँ से आकर घर का काम भी संभालता है। खाना, बर्तन, कपड़े, कितना काम करेगा? बेटा मैं कहाँ कुछ काम करती हूँ, हमें यह सब अच्छा नहीं लगता। बेटा हम तुझ पे कहीं ना कहीं तो बोझ बन गए हैं बेटा। माँ, यह सब क्या कह रही हो? आपने मुझे बचपन से पाला है। आप ही बताइए, तब क्या आप मुझे अपना बोझ समझती थी? नहीं ना माँ, फिर आप मुझ पर बोझ कैसे बन सकती हो? और आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो माँ? देखो माँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं सारे काम कर लेता हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान मत हो माँ। बेटा मेरी एक बात मानेगा ना? हाँ बोलो माँ,
क्या बात है? तेरे बाबूजी और मैं चाहते हैं कि तू अपनी बीवी को मायके से ले आ। सीता को भी काफी दिन हो गए हैं और तू अब कितने दिन घर का काम करता रहेगा बेटा। घर में बहू आएगी तो घर का सारा काम संभाल लेगी, तेरा बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा बेटा। मेरी बात मान ले और सीता को घर ले आ, हमें तेरे साथ साथ बहू का भी सहारा मिल जाएगा बेटा। तू बेटा कम से कम हमें एक बेटा तो दे ही दे, मरने से पहले कम से कम पोते का मुंह तो देख ही लूं। ठीक है माँ, जब आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं सीता को ले आता हूँ। लेकिन माँ, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ना। बेटा तू जमींदार से क्यों नहीं मांग लेता? तू इतने दिन से उनके यहाँ काम कर रहा है, वह तेरी इतनी मदद तो जरूर कर देंगे। जमींदार से थोड़े पैसे ले ले और सीता को लाने के बाद थोड़े थोड़े करके चुका दे। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। मैं कल ही जाकर जमींदार जी से बात करता हूँ। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी और आप फिक्र ना करें जमींदार जी, मैं आपके पाई पाई लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। जमींदार चंदन को पैसे दे देता है और चंदन सीता को ले आता है। घर में बहू आ जाती है और चंदन की कुछ जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। सीता घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती है और अपने सास ससुर की भी सेवा करती है। सीता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? जब से तुम आई हो मेरी तो जिंदगी बदल सी गई है। तुम घर का सारा काम कितनी अच्छी तरीका से संभाल लेती हो और तो और माँ बाबूजी की भी सेवा अच्छे से करती हो। मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी, मेरे घर के साथ साथ मेरे माँ बापों की भी सेवा करे। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अब यह घर सिर्फ आपका नहीं है, यह घर मेरा भी है और आपके माता पिता भी तो मेरे माँ बाप जैसे ही हैं। अब तक आपने इस घर को बहुत ही अच्छी तरीका से संभाल कर रखा था, अब वह जिम्मेदारी मेरी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बाद चंदन को फिर एक बेटा पैदा होता है। समय यूं ही बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है। सीता, क्या बात है? तुम कुछ दिन से बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो। वो मेरी माँ की खबर आई थी, मेरी माँ की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। अरे राधा, फिर तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बहुत पहले भेज देता। तुम्हारी माँ को भी तो तुम्हारा ही एक सहारा है और तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तुम्हें उनके पास होना चाहिए सीता। और तुम अपने मायके जाने की तैयारी शुरू करो। जी लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं हूँ ना, यहाँ पर सब संभाल लूंगा। मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, मुझे आप लोगों की बहुत ही चिंता हो रही है। सीता, मैंने कहा ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। इस वक्त अपनी माँ की फिक्र करो, हमारी नहीं। माँ, मैं नानी के नहीं जाऊंगा, मुझे तो अपनी दादी के पास ही रहना है। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम दादी को परेशान करोगे और तुम्हारे पिताजी को भी परेशानी होगी, तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे या फिर अपना काम करेंगे। तुम मेरे साथ ही चलो। बहू, इसका मन नहीं है तो रहने दे, तू इसकी चिंता मत करो, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ। सीता इतना सुनकर मायके चली जाती है। सीता के जाने के बाद चंदन घर संभालता है, घर का काम भी संभालता है और जमींदार के यहाँ जाकर भी काम करता है। एक दिन बहुत ही तेज बारिश होती है। चंदन के खेतों की फसल सारी बर्बाद हो जाती है। एक सप्ताह ऐसे ही बीत जाता है। हे भगवान, कितनी तेज बारिश
हो रही है। आज 1 सप्ताह हो गया है और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और बहू को भी गए हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए हैं। हाँ माँ, वो भी क्या करे, इतनी तेज बारिश में वह कैसे आएगी। वह भी तो बारिश के थमने का इंतजार कर रही होगी। अगले दिन चंदन के घर एक आदमी आता है और चंदन से कहता है, चंदन, बहुत ही ज्यादा गजब हो गया है। तुम्हारे ससुराल में बहुत ही तेज बाढ़ आ गई है। तुम्हारी पत्नी और सास ससुर उसी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तुम्हारी पत्नी सीता इस दुनिया में नहीं रही है चंदन। ना सुनते ही चंदन के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है और वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है। चंदन के सर पे तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा। मेरे बेटे को थोड़ी सी खुशी मिली थी, वह भी नहीं अच्छी लगी तेरे को। तूने वह भी उससे छीन ली। तूने उसका सहारा छीन लिया और एक छोटी सी बच्ची की भी वहाँ छीन ली। तुम्हें इस मासूम से बच्चे पर भी तरस नहीं आया? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा जो तूने छोटे से बच्चे को अनाथ कर दिया? क्या हुआ है दादी, और आप सब क्यों रो रहे हो? और मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई है? मुझे मेरी माँ की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। बिट्टू बेटा, तुम्हारी माँ को बस थोड़ी सी चोट लगी है, इसलिए वह जल्दी नहीं आ सकती है। वह कुछ दिन वहीं पर रहकर आराम करेगी और उसके बाद आ जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? काम पर जा रहा हूँ माँ। बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन अभी आराम कर लो। नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। माँ, अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो घर में अनाज कहाँ से आएगा? हम सब तो ऐसे भूखे मर जाएंगे माँ। मुझे काम पर जाना ही होगा माँ। सीता का सपना था कि हम अपने बिट्टू को बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनाएंगे। मुझे उसकी तमन्ना पूरा करूँगा माँ। लेकिन सीता तो नहीं रही, लेकिन उसका सपना पूरा करूँगा माँ। बिट्टू की पढ़ाई के लिए पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सीता का सपना जरूर पूरा करूँगा माँ। मैं बिट्टू को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा माँ। मैं अब चलता हूँ माँ, और मैंने खाना बना दिया है, आप सब खा लेना माँ। तुम सब के सब काम चोर हो। तुम्हें तो बस फोकट की तनख्वाह चाहिए और काम के समय तुम्हारे पास बहाने होते हैं। अभी मेरे पास चंदन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें रख रहा हूँ। अगर सुभाष आ जाता तो मैं तुम लोगों को लात मारकर निकाल देता। अभी चंदन नहीं है ना मेरे पास, इसलिए मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर चंदन पहुँच जाता है। आओ आओ चंदन, कैसे हो? मैं अभी तुम्हारी ही बातें कर रहा था। बड़ी ही लंबी उम्र है तुम्हारी। अब कान खोल के सुन लो तुम दोनों। अब चंदन आ गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे चंदन, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर जल्दी से काम पर लग जाओ। अभी बहुत सारा काम पड़ा है। इतना सुनते ही चंदन काम पे को चला जाता है। उनमें से एक मजदूर रमेश सोचता है, यह सब चंदन की वजह से हुआ है। अगर चंदन नहीं आता तो यह जमींदार हमें नौकरी से नहीं निकालता। चंदन की वजह से आज मेरी नौकरी गई है। इसका जिम्मेदार तो सिर्फ चंदन है। मैं भी तो देखता हूँ यह जमींदार के यहाँ कैसे काम करता है। रमेश खड़ा खड़ा वहाँ पर एक तरकीब सोचता है और सुबह होते ही कान्हा की सोने की मूर्ति जमींदार के यहाँ से चुरा लाता। मौका देखते ही चंदन के घर वह सोने की मूर्ति रख आता है। अजी सुनते हो, हमारे कान्हा की सोने की मूर्ति नहीं है। यह मूर्ति तो काफी कीमती थी और घर से कहाँ जा सकती है? मुझे तो लगता है जरूर किसी ने चुराई होगी। ये भाग्यवान,
किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे घर से चोरी करेगा? एक बार पता तो चल जाए, फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, मुझे पता है कि वह मूर्ति किसने चुराई है। वह कान्हा की मूर्ति तो मैंने चंदन के घर देखी है। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो चंदन के घर जाकर उसके घर की तलाशी करवा लो। ना सुनते ही चंदन हड़बड़ाता हुआ वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ है मालिक, और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात है क्या? चंदन, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से सोने की मूर्ति चुराने? तू मेरे टुकड़ों पे पलता रहा है और मेरे ही घर से चोरी करता है। मालिक, कौन सी मूर्ति, और मैंने कब चुराई तुम्हारी मूर्ति? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख चंदन, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप मेरी मूर्ति लाकर मुझे दे दे। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास तुम्हारी कोई मूर्ति नहीं है। चंदन, मुझे पता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तेरे घर की तलाशी लेनी होगी। जमींदार चंदन के घर की तलाशी लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। कान्हा की मूर्ति चंदन के घर एक पोटरी में बंधी हुई रखी थी। वह मूर्ति देखकर चंदन को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। ये कैसे हो सकता है? यह मूर्ति मेरे घर पर कैसे आई? मालिक, इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, और यह मूर्ति मैंने नहीं चुराई है। जमींदार चंदन की एक बात भी नहीं सुनता है और वह उसे काम से निकाल देता। ये क्या है बेटा, और यह मूर्ति हमारे घर कैसे आई? पता नहीं माँ, यह तो मैं भी नहीं जानता हूँ। हम तुझे अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, तू कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है। जरूर तुझे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा करा है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर चंदन घर के बाहर निकल आता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, और घर की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है कि राशन का सामान भी कुछ दिनों का ही बचा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा और अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? हे भगवान, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उससे बोलता है, अरे बेटा, यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो? मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ, आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा है। बेटा, आप एक बार मुझे बताओ, आपको क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना बेटा? क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हूँ। चंदन उस आदमी को सारी बात बता देता। बेटा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। तुझे याद है या नहीं, लेकिन मुझे याद है, तूने मेरी 2 साल पहले मदद की थी, जब मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो तूने ही मुझे पैसे दिए थे। आज तेरी ही वजह से मैं शहर में जाकर बहुत ही अच्छी नौकरी कर पा रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है। यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। उस दिन तूने मेरी मदद ना की होती तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। आज वही पैसे मैं तुझे लौटाने आया हूँ। वह आदमी चंदन को पैसे दे देता है। फिर चंदन उस आदमी से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसा लग रहा है कि भगवान ने तुझे मेरे लिए आज यहाँ भेजा है। मुझे इस वक्त पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। चंदन उस आदमी का धन्यवाद कह के अपने घर चला जाता है। वह आदमी एक भगवान का रूप लेके आया। एक दिन रमेश अपने दूसरे मजदूर से कहता है, अगर मैंने उस दिन दिमाग नहीं लगाया होता तो चंदन की जगह आज हमें यह काम नहीं मिलता। सेठ जी ने तो उस दिन हमें काम से निकाल ही दिया था। मैंने ही वह चंदन के घर कान्हा की मूर्ति रखी थी, ताकि जमींदार चंदन को धक्का देकर अपने घर से निकाल दे, कि जमींदार के पास कोई और रास्ता ना बचे। इसलिए वह चंदन को निकाल के हम तीनों को काम पर अपने घर रख लेगा। यह सारी बातें जमींदार पेड़ के पीछे खड़ा होकर सुन लेता है। अच्छा, तो यह बात है, तुम ही हो वो आस्तीन का सांप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की? मैंने तुम्हारी बातों में आकर
उस भोले भाले चंदन को काम से निकाल दिया, जबकि वह तुमसे कई गुना ज्यादा काम करता था। तुम लोग तो एक नंबर के काम चोर हो, फिर भी मैंने तुम्हें काम पर रखा। आइंदा मेरे खेत के आसपास भी दिखे तो तुम दोनों की टांगों को तोड़ के रख दूंगा। जमींदार अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, मैंने चंदन के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। वह कितने सालों से मेरे यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन उसने आज तक मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। 4 आदमियों का काम बेचारा अकेला ही किया करता था, फिर भी कभी भी मैंने उसकी कदर नहीं की और ना ही मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ाई। फिर भी कभी उसने मुझसे शिकायत नहीं की। बेचारे की पत्नी गुजर गई और उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसके बाद मैंने भी उसे काम से निकाल दिया, जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी। उसने तो मुझे बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही था जो उसकी बात नहीं समझा। मुझे उस पर भरोसा कर लेना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया। मुझे उसके घर जाना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। फिर जमींदार चंदन के घर जाता है। अरे मालिक, आप यहाँ कैसे आने का कष्ट किया? बोल देते मैं ही आ जाता। चंदन बेटा, मुझे माफ कर दे और मैंने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। वह मूर्ति तूने नहीं चुराई थी, वह तो हमारे मजदूर रमेश ने चुराई थी और मुझे तो आज ही पता चला। हो गई चंदन बेटा, जो मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, और अब तुम्हें कहीं पर काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। कल से तुम्हें मेरे घर काम पे आना है। मैंने वह लोग बात करते सुन लिए थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आज से तुम मजदूरों की तरह काम नहीं करोगे और घर के सारे मजदूरों पर ध्यान रखोगे और उनकी तनख्वाह का हिसाब किताब भी तुम ही रखोगे। उसके बदले में तुम्हें बहुत ही अच्छी तनख्वाह दूंगा ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा और मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। अच्छा तो चंदन बेटा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और चंदन दूसरे दिन से ही जमींदार के यहाँ काम पर लग जाता है। चंदन बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम करता है और जमींदार भी उसके काम से बहुत ही खुश होता है और जमींदार भी सुधर जाता है और चंदन को उसके काम के बदले बहुत ही अच्छी तनख्वाह देता है और उसका परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब